हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एज मी टू यू। आज हम मॉड्यूल 1 फंडामेंटल के चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन हार्डवेयर के सेकेंड वीडियो में जानने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम मेमोरी यूनिट का एक बेसिक इंट्रो समझे थे, लेकिन इस वीडियो में हम मेमोरी यूनिट को डिटेल्स में जानने वाले हैं। व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम ये जान लिए थे कि मेमोरी यूनिट 2 यूनिट में बटा हुआ होता है, एज प्राइमरी मेमोरी यूनिट एंड सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो है वो कंप्यूटर के यूज़ में आता है, और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट हम जैसे ऑपरेटर के यूज़ में आता है जो कंप्यूटर को चलाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पीएमयू क्या होता है। पीएमयू भी एक ऐसा कंट्रोल यूनिट है जो मदरबोर्ड में लगे हुए इंटरनल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जिसमें पहला कंट्रोलर हमारा रैम होता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि मैंने कहा कि पीएमयू एक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो मदरबोर्ड के इंटरनल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप मदरबोर्ड का इमेज देख रहे होंगे, इसमें ये जो स्लॉट देख रहे हैं इसे रैम स्लॉट कहते हैं। इसमें हम रैम को बिल्ड कर देते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसे ही रैम कहते हैं। इस रैम को हम मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में इंस्टॉल कर देते हैं। रैम हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे एप्लीकेशंस को रन कराने में काम आता है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये पावर डिपेंडेबल है। हम लोग जब कोई भी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में खोलते हैं तो इसका पूरा काम रैम का होता है। जब तक हम अपने कंप्यूटर में काम करते हैं वो सारा का सारा रैम में होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर कंप्यूटर बंद हो जाए, यानी कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म हो जाए, तो रैम उस एप्लीकेशन को खो देता है और वापस हार्ड डिस्क में भेज देता है। पुनः इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर सप्लाई आने पर हमें उसी एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क से फिर से निकालना पड़ता है। यानी रैम की क्षमता नहीं रहती कि पावर कट होने पर वो हमारे एप्लीकेशन को पकड़ कर रख सके। इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पावर डिपेंडेबल होती है। चलिए रैम को एक एग्जाम्पल स्वरूप समझते हैं। आप ऑफिस तो समझते ही होंगे। ऑफिस में एक ऑफिस टेबल होता है और फाइल्स रखने के लिए कबोर्ड। तो जब ऑफिसर को कोई काम करना होता है तो कबोर्ड से फाइल निकालकर ऑफिस टेबल में रखता है और फिर काम को पूरा होने पर पुनः कबोर्ड में वापस रख देता है। लेकिन बीच में ही अगर उस ऑफिसर को कोई अर्जेंट काम आ जाए और उसे ऑफिस से उसी अवस्था में अगर जाना पड़े, तो पियून उसके पीछे सारे फाइल्स को फिर से वापस कबोर्ड में रख देता है, क्योंकि ऑफिस का कॉन्फिडेंशियल फाइल होता है, उसे फेंक कर तो नहीं रखा जा सकता। कुछ देर बाद जब वो ऑफिसर वापस आता है तो फिर से वो कबोर्ड से फाइल्स को निकाल कर नए सिरे से काम शुरू करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे रैम में होता है। रैम 2 प्रकार के होते हैं, एक डी रैम जिसे हम लोग डायनेमिक रैम भी कहते हैं, और दूसरा एस रैम जिसे हम लोग स्टैटिक रैम कहते हैं। डी रैम एप्लीकेशंस को हार्ड डिस्क से लाना और वापस भेजना सिर्फ यही काम करती है, जबकि एस रैम रनिंग प्रोग्राम्स में कुछ मैनुअल सेटिंग्स में काम आती है, जैसे कि कंप्यूटर के कैलेंडर, उसकी घड़ी इत्यादि। लेकिन ये भी एक वॉलेटाइल है, इसी कारण इसके बैकअप के लिए मदरबोर्ड में एक छोटा सा सेल यानी बैटरी लगाया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं पीएमयू का दूसरा इंटरनल कंट्रोलिंग यूनिट रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम के मुकाबले रोम काफ़ी सस्ता है और लो कैपेसिटी का होता है। हम यूज़र्स या ऑपरेटर्स के लिए रोम का कोई काम नहीं होता। ये कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर द्वारा परमानेंट प्रोग्राम सेट करके भेजा जाता है, इसलिए हम इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। यानी इसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका हार्ड डिस्क या कोई भी सेकेंडरी डिवाइस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स इसके कैपेसिटर्स में परमानेंटली सेव किए हुए होते हैं। इसीलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी या पावर डिपेंडेबल नहीं होता। रोम सिर्फ एक कंप्यूटर में ही नहीं होता, बल्कि आज के हमारे एसी,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसे कई इक्विपमेंट्स में सेट किए जाते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स यानी कंपनियां इन चीज़ों को बनाते वक्त पहले से ही सेट कर कर भेज देती है। एग्जाम्पल में हम एक वॉशिंग मशीन को ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन में आप एक मीटर देखते होंगे जिसमें कपड़े धोने के एक टाइमिंग सेट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार एसी में भी टाइमर रहता है जिसमें वोल्टेज को अप डाउन किया जाता है। इन सारी चीज़ों पे रोम यानी कि पूरी तरह से प्री प्रोग्राम सेट कर कर कंपनियां भेज देती हैं, ताकि हम यूज़र्स जब कोई बटन को दबाएं तो उस मशीन को क्या करना होता है वो रोम में पहले से ही फिक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक रिमोट को भी ले लेते हैं। जब हम रिमोट में वॉल्यूम अप की को दबाते हैं तो वो साउंड बढ़ाने का काम करती है, लेकिन रिमोट को कैसे पता कि मैं साउंड बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि कंपनी वाले उसमें पहले से ही एक प्रोग्राम सेट कर देते हैं, और ये सारे प्रोग्राम को सेव करने के लिए कंपनियों को कैपेसिटर्स यानी रोम की ज़रूरत पड़ती है। कंपनियां रोम में ये प्री प्रोग्राम सेट कर कर मशीनों को हमारे पास भेज देते हैं, ताकि हम यूज़र्स उसको यूज़ कर सकें और मशीन्स उन सारी बातों को समझ सकें। अब रिमोट में अगर हम 3 नंबर का बटन दबाएं तो वो 6 नंबर का बटन डिस्प्ले नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंपनियों ने उस रिमोट में पहले से ही ये प्रोग्राम सेट कर दिया है कि अगर आप में ये तीसरा बटन दबाया जाए तो आपको 3 नंबर ही दबना है। लेकिन अगर उनकी कोई मिस्टेक हो जाए और वो 3 का 6 नंबर में सेट कर दें, जैसे ही हम अपना रिमोट का 3 नंबर बटन दबाएंगे वो 6 नंबर पे परफॉर्म करेगा। यानी कि रोम एक ऐसा कैपेसिटर डिवाइस होता है जो कंपनियों के काम आती है, जो वो पहले से ही उसमें प्रोग्राम को फिट कर देते हैं। रोम को अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की जाए तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज़ मान लेते हैं कि मुझे आपके शहर आना है, लेकिन आपके शहर से मुझे कोई परिचय नहीं है, तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए, वहाँ पर होटल्स कैसे हैं, वहाँ पर घूमने लायक जगह कौन सा है। ये सारी बातें आपसे मैं फ़ोन में बात कर लेता हूँ और आप हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दे देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ना, ये प्री प्लान प्रोग्राम हो गया। यानी कि आपने मेरे दिमाग में पहले से ही सेट कर दिया कि मुझे कहाँ जाना है, क्या क्या घूमना है, किस होटल में रुकना है, ये सारी बातें। अब मैं जब वहाँ पर पहुँचूँ और ये सारा काम करूँ तो वो रैम वर्क होगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि मुझे किस होटल में रुकना है, किस जगह पे घूमना है, ये आपका वो रोम प्रोसेसिंग होगा जो आपने पहले ही मेरे दिमाग पे सेट कर दिया है। यही है आपका रोम। अब हम रोम के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। रोम 3 प्रकार के होते हैं। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। पी रोम एक प्रोग्रामेबल रोम है, यानी जो प्रोग्राम एक बार सेट कर दिया तो कर दिया, उसमें अब कभी चेंजेस नहीं होती। यानी कंपनी कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं जहाँ पर पहले से ही कोई प्रोग्राम को सेट कर दिया जाता है, जैसे कि टीवी का रिमोट। टीवी के रिमोट में रोम कैपेसिटर्स में ये सेट कर दिया जाता है कि वॉल्यूम की कौन सा होगा, चैनल की कौन सा होगा, चैनल के नंबर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। उसको बाद में दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो होता है हमारा प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा होता है हमारा ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कुछ ऐसी मशीन्स जिसको अगर कभी चाहे फ्यूचर में बाद में चेंज करना रहे तो चेंज कर सकें। यानी पहले उसको प्रोग्रामेबल रोम बना दिया। सपोज मान लेते हैं टीवी का रिमोट में ही कि टीवी का रिमोट था, वो प्रोग्रामेबल रोम है, लेकिन बाद में उसमें कुछ चेंजेस ऐसा किया जाए कि टीवी के रिमोट में ही आपका डीवीडी भी चले, टीवी के रिमोट में ही आपका एसी भी चले, तो उसको हम उसके प्रोग्राम को कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हम नहीं, कंपनी वाले कर सकते हैं। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, उस रोम को निकाल कर उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज से उसको इरेज कर देंगे और फिर से एक नया प्रोग्राम उसमें फीड कर देंगे। फिर हमारा वही रिमोट टीवी में भी काम करेगा, डीवीडी में भी काम करेगा और हमारा एसी में भी काम करेगा, क्योंकि उसके प्रोग्राम जो पहले प्रोग्राम थी उसको इरेज करके नए प्रोग्राम को डाला गया। इसमें इरेजेबल तो है, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इसमें रोम को बाहर निकालना पड़ता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज से उसको मिटाना पड़ता है, फिर से नए प्रोग्राम्स को उसमें फिट किया जाता है। यही होता है हमारा ईपी रोम। नेक्स्ट आता है हमारा ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये भी बिल्कुल ईपी रोम जैसा ही है। इसमें भी पुराने प्रोग्राम्स को चेंज करके नए प्रोग्राम सेट करने के लिए होता है, लेकिन ईपी रोम में रोम को बाहर निकाल के उसे अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज किया जाता था।
लेकिन इसमें उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, उसमें भी एक प्रोग्राम फिट कर दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से उस प्रोग्राम को इरेज करके नए प्रोग्राम को सेट कर फिर से हम उसको बिल्डअप कर सकते हैं। यही है आपका EEPROM। मेमोरी यूनिट का दूसरा भाग हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। सेकेंडरी मेमोरी यूनिट ही हमारा स्टोरेजेबल डिवाइस होता है, जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, वीडियोस, ऑडियोज, गेम्स, इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी यूनिट में सबसे पहले हमारा जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस आता है उसे हम कहते हैं हार्ड ड्राइव डिस्क, यानी HDD। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये है हमारा हार्ड ड्राइव डिस्क, और इसमें ये जो पोर्शन है इसे हम डिस्क कहते हैं, और ये जो पोर्शन इसे हम ड्राइव कहते हैं। ये ड्राइवर डिस्क को ड्राइव करता है, यानी कि चलाता है। इस हार्ड डिस्क में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। ये हार्ड डिस्क में जो आप डिस्क देख रहे हैं ये मूव करता है तो आपके प्रोग्राम रन होते हैं। ये डिस्क बहुत ही लार्ज होता है और आपके प्रोग्राम्स को इसी सिंगल डिस्क में स्टोर करते हैं। यानी आपको अगर सिर्फ एक प्रोग्राम खोलना हो तो आपको पूरे हार्ड डिस्क को टटोलना होगा। आपने कभी मार्क किया होगा वो ग्रीन लाइन, जब आप कोई फाइल को ढूंढते होंगे और आपके ऊपर में वो ग्रीन लाइन पूरा कवर करता है, तभी आपका ड्राइव खुलता होगा। इसकी साइज बड़ी होने के कारण इसकी इलेक्ट्रिसिटी की खपत यानी कंज्यूमशन भी बहुत ज़्यादा है। हीट सहने की क्षमता भी 55 डिग्री सेल्सियस तक ही है। ये पूरी तरह एक डिस्क होने के कारण इसके डेटा के पूरी तरह लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इसके डिस्क में थोड़ी सी भी क्रैक आ जाए तो डेटा रिकवर करना लगभग ना के बराबर है। पर ये चिप यानी सस्ता होने के कारण सब हार्ड डिस्क को ही इंसिस्ट करते हैं। SMU में हमारा दूसरा इंटरनल स्टोरेज डिवाइस आता है SDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस ड्राइव में डिस्क की जगह चिप का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट काम करता है। ये साइज में भी बहुत छोटा होता है, जिस वजह से आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है। चिप यूज़ होने के कारण इसकी बैटरी कंज्यूमेबल यानी खपत भी बहुत कम होती है। हीट सहने की क्षमता भी इसकी 70 डिग्री सेल्सियस तक की है। हम HDD और SSD को कंपेयर कर सकते हैं CD और पेन ड्राइव से। आपको याद होगा जब हम CD को CD प्लेयर में गाना सुनने के लिए प्ले करते थे और 3 नंबर के बाद जैसे ही 63 यानी 63 नंबर के गाने को प्ले करते थे तो हमारा CD प्लेयर प्रोसेसिंग में टाइम लेता था, और किसी कारण अगर CD प्लेयर हिल जाता तो म्यूज़िक रुक रुक कर बजती थी। लेकिन पेन ड्राइव में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि HDD हमारा SDD से बेहतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण हम लोग हार्ड डिस्क को ही प्रेफर करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल ड्राइव आता है DVD। ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेन ड्राइव। ये भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। ये भी DVD की तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं GPU और CPU के अंतर के बारे में। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और कंप्यूटर का सारा काम इसी की मदद से होता है। और GPU का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर की आंखें कही जाती है। आजकल के जनरेशन में हम पिक्चर क्वालिटीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और ये GPU उसी पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर बनाने का काम करता है। आजकल हम फ्री फायर जैसे कई सारे गेम खेलना पसंद करते हैं, और उसी गेम की पिक्चर और वीडियो क्वालिटी का भार GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ही संभालता है। CPU का अहम काम कंप्यूटर के प्रोसेसर का होता है। चलिए अब प्रोसेसर के बारे में कुछ जान लेते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेसर? प्रोसेसर क्या होता है? A central processing unit is also known as processor, which is electronic circuitry that execute instructions comprising a computer program. The processor performs basic arithmetics, logic, controlling, and input-output operations specified by the instruction of program. चलिए प्रोसेसिंग को अब एक इजी तरीके से समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 18 × 2 कितना होगा, तो शायद आप कैलकुलेट करके बता दो 36। इसी को प्रोसेसिंग करना कहते हैं। क्योंकि ये छोटा मल्टीपल था तो आपने जल्दी बता दिया। लेकिन अगर आपको इन दोनों फिगर
563 और 296 को जोड़ने के लिए कहा जाए तो शायद आपको समय लगे, लेकिन अगर आपको 5643 और 2641 को मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो शायद अब आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़े। ये जो आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन करते हो, इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेसिंग को कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रोसेस यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसिंग कहते हैं और मेमोरीज के अरेंजमेंट को लॉजिकल यूनिट कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभी के रिसेंट प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो आप कहोगे मिस्टर नरेंद्र मोदी। उससे पहले कौन थे, तो आप कहोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अगर फिर मैं आपसे पूछूं कि उनसे पहले कौन थे, तो आप कहोगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो आपने अरेंजमेंट किया, नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह और उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, आप इसको नरेंद्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे पहले मनमोहन नहीं करते, क्योंकि ये फिर आपका गलत अरेंजमेंट हो जाता। तो इसी तरह से कंप्यूटर डेटा को लॉजिकल यूनिट में अरेंज करता है। इसी प्रोसेस को ALU एंड CU कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रोसेसर का। प्रोसेसर के अंदर में कोर होता है जिसमें ट्रांजिस्टर्स फिट किए हुए होते हैं, जिसकी डिस्टेंस यानी दूरी nm यानी नैनोमीटर में नापा जाता है। अब ये nm क्या होता है? अब nm की दूरी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर हम ऊनी कपड़े यानी स्वेटर की बात करें तो इनके थ्रेड्स यानी धागे की दूरी 20 nm की होती है, लेकिन अगर वहीं हम शर्ट या कोई दूसरे सूती कपड़े की बात करें तो उसकी दूरी 5 nm की होती है। पहले ज़माने में जो कंप्यूटर आते थे उनकी दूरी 843 nm होती थी, लेकिन आज के वर्तमान में प्रोसेसर के ट्रांजिस्टर्स की दूरी 7 nm की होती है। इसीलिए अगर कोई फ़ोन भी लेने की बात आती है तो हमें 7 nm का प्रोसेसर वाला मोबाइल लेना चाहिए। पहले तो हमारे प्रोसेसर जो हैं वो कोर में आते थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रोसेसर आते थे वो डुअल कोर के आते थे, यानी एक प्रोसेसर में 2 कोर रहते थे। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हुए डुअल कोर क्वाड कोर बन गए। क्वाड कोर यानी एक प्रोसेसर में 4 कोर होते हैं। ठीक उसी प्रकार अपग्रेड करते हुए क्वाड कोर अब ऑक्टा कोर बन गए, यानी एक प्रोसेसर में 8 कोर फिट कर दिए गए। लेकिन 2 कोर से 8 कोर तक के सफ़र में प्रोसेसर के साइज में कोई चेंजेस नहीं हुई, बल्कि nm का साइज कम करके ट्रांजिस्टर्स की दूरी को कम कर दी गई और प्रोसेसर डुअल कोर से ऑक्टा कोर बन गई। अभी तो 7 nm की दूरी की गई, लेकिन भविष्य में और भी कम किया जा सकता है, और अगर 8 कोर से ज़्यादा कोर प्रोसेसर में फिट किए गए तो अब उसे मल्टी कोर कहेंगे, चाहे कोर की संख्या 16 हो या 32। इसे भविष्य में मल्टी कोर से ही जाना जाएगा और इसके भी शायद सीरीज निकले। जितना ज़्यादा कोर होगा, हमारा मल्टीटास्किंग उतना ही इजी और फास्ट परफॉर्म करेगा। जैसे कि अगर हमने कोई टास्क डाउनलोडिंग के लिए रखा है और दूसरे टास्क में हम गेम खेल रहे हो, तो ये कोर हमारे टास्क को मल्टीटास्क में बांट लेते हैं। इस कोर टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक थ्रेड टेक्नोलॉजी भी आती है, जो कि कोर को 2 भागों में बांट देती है। ये विभाजन परमानेंट नहीं होती। जैसे ही हमारा टास्क भारी और बड़ा हो जाए तो ये थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी अपना काम बंद कर देती है और पूरा का पूरा कोर एक बड़े टास्क को करने में लग जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम 2 रूम का एक घर बनवा रहे हैं और हमने 2 मिस्त्री और 8 लेबर रखा है। 2 रूम को बनाने के लिए 1 मिस्त्री और 4 लेबर करके हमने 2 जगह बांट दी है। तो ये हो गया हमारा थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन जब छत पर ढलाई करने की बारी आई तो मैंने 2 मिस्त्री और 8 लेबर को एक ही साथ काम में लगा दिया, मतलब टास्क मेरा बड़ा हो गया। यही था हमारा कोर और थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन हार्डवेयर में इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। तब तक के लिए टेक केयर।
और हाँ व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर।